देखो, हम आज बात करेंगे रूल्स की, जो कि केमिस्ट्री में मूल अवधारणाओं वाले चैप्टर में दे रखे हैं। उन रूल्स के बारे में हम सरलता से डिफाइन करेंगे वो रूल क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहला रूल जैसे आता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, इसके बारे में हम बताते हैं। और ये मैं बताऊंगा पॉइंट्स ऑफ व्यू के हिसाब से कि भाई आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हो या फिर नीट के पर्पज़ से, उस हिसाब से ये टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है। इनसे क्वेश्चन आ जाते हैं न्यूमेरिकल टाइप्स। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करते हैं। या भी कोई बोर्ड हो तो भी ये वैलिड है। देखो, सबसे पहले तो द्रव्य नाम से आप पता लगाने की कोशिश करेंगे। द्रव्यमान संरक्षण का नियम, यानी द्रव्यमान संरक्षित रहता है, द्रव्यमान सेफ रहता है। यानी जब जो द्रव्यमान पहले था वही द्रव्यमान बाद में भी होगा। समझ पा रहे हो? जैसे कि H2 प्लस O2 इज फॉर्म्ड बाई H2O। इनको हम बैलेंसिंग कर सकते हैं। जैसे 2 इधर 2 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ से 2। तो इनमें क्या है, मान लो इसका जो नंबर ऑफ मोल्स 50 ग्राम है। मान लो मैं नंबर ऑफ मोल्स में बाहर की बात कर रहा हूँ, और ये भी मान लो ये 40 ग्राम है। देखना, जो अंतिम प्रोडक्ट मिलेगा ना भैया, वो 100% श्योर है। जो H2O मिल रहा ना, वो कितने ग्राम का होगा भैया? 50 40 90 ग्राम का प्रोडक्ट होगा। तो यही डिफाइन करता है कि द्रव्यमान संरक्षण रहता है, यानी जो अभिक्रिया रिएक्शंस के पहले जो द्रव्यमान था, रिएक्शन के बाद भी वही द्रव्यमान होगा, यानी द्रव्यमान में कोई हानि नहीं हुई। यही कहता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। और इसी से रिलेवेंट नीट में क्वेश्चन आते हैं कि जैसे मान लो H2 का ये द्रव्य भार दे दिया, और इसके बाद में डायरेक्ट इसका H2O का मतलब वेट दे दिया। तो इस वेट से हम इस वेट को माइनस करके ऑक्सीजन का वेट निकाल सकते हैं, कितना होगा। तो इस हिसाब से इसी टाइप से नीट में इस न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आते हैं। बाकी बोर्ड में इसकी परिभाषाएं पूछते हैं। परिभाषा ऐसा कुछ नहीं होता, बिल्कुल आसान है कि द्रव्यमान संरक्षित रहता है, यानी जो अभिक्रिया के पहले द्रव्यमान था वही अभिक्रिया के बाद में द्रव्यमान होगा। समझ में आ गया? अब हम बात करेंगे सेकंड रूल की। सेकंड रूल जो अपने आता है वह कौन सा होता है? स्थिर अनुपात का नियम। अस्थिर अनुपात का नियम। देखो, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, नाम से ही पता चल रहा है, जैसे ये बता कर था अनुपात स्थिर होता है। मान लो कोई भी एक कंपाउंड है, एनी वन कोई कंपाउंड, मान लो मैंने कह लिया H2O, कोई भी कंपाउंड। मेरे शब्दों पे ध्यान देना भैया, मैं परिभाषा नहीं लिखा रहा हूँ, बस समझा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट को समझा रहा हूँ। स्थिर अनुपात में क्या होता है कि जो अनुपात है ना, ये स्थिर अनुपात किसका? इसको थोड़ा सा अंदर से याद रखो, भार। कैसे याद रखोगे आप? भार, मॉलिक्यूलर वेट। क्योंकि ये नियम आता है किस बेस पे आता है? भार के बेस पे। क्या है कि बहुत लोग इसमें कन्फ्यूजन हो जाते हैं कि भाई इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से आ रहा, नहीं, ये गड़बड़ कर देते हैं लोग। तो ये आता है भार के हिसाब से। इसको थोड़ा सा अंडरस्टूड करके याद रख लो। स्थिर अनुपात का नियम भार से संबंधित होता है। तो इसमें क्या होता है कि कोई एक कंपाउंड है, उसमें जो तत्व हैं, तत्वों का भार जो होता है ना, वो भार निश्चित होता है। कोई भी कंपाउंड, जैसे जल, वाटर हो गया, वाटर बात, चाहे सोर्स कोई भी हो, जैसे इसमें जब आप नंबर ऑफ मॉलिक्यूल के हिसाब से देखो 2:1 अनुपात आ रहा है, हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन का 1 मॉलिक्यूल। आपको ये नहीं देखना, आपको देखना है इसका भार, क्योंकि ये नियम क्या कहता है, ये इस नियम के अनुसार आपको ये वाला सिस्टम नहीं देखना है। इस नियम के अनुसार आपको भार वाला, हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का भार कितना हो जाएगा? एक हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल का भार 1 है, तो 2 का तो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा ना, ये हाइड्रोजन मॉलिक्यूल का भार हो जाएगा। उसी हिसाब से ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का भार कितना होता है? 1 ऑक्सीजन है, और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल का भार कितना होता है? 16 होता है, तो 16 ये ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल का भार हो गया। तो उस हिसाब से आप इसका रेशियो निकाल लेंगे फिर, कि रेशियो मैंने H/O, तो ये मैंने अनुपात निकाल लिया। 2 ऑक्सीजन है, याद रखना है। तो इसका जो रेशियो हो गया 2 और 1 116, इसका रेशियो हो गया 1:8।
मतलब आपको अनुपात स्थिर रहता है। अब मेरी बात सुनना, ये जो वाटर है ना, ये आप कहीं से भी लो। ये वाटर मैंने झील से लिया, तालाब से लिया, कुएं से लिया, मान लो एक कुएं से मैंने जल लिया, एक कुएं से जल लिया, एक तालाब से जल लिया, एक मैंने नदी से जल लिया। सब में जो ये वाटर है ना, सब में, जिस सब की बात कर रहा हूँ मैं, सब में जो वाटर है ना, जैसे कुआं हो गया, तालाब हो गया, समुद्र हो गया, इन सब में जो वाटर में जो मॉलिक्यूल का जो व्यवस्था रहेगी, यही रहेगी। कितनी भैया? 1:8। मतलब 2 हाइड्रोजन होंगे, एक मॉलिक्यूल की बात कर रहा हूँ, 2 हाइड्रोजन 1:8 के रेशियो में रहेंगे। और किस आधार पे हैं? भार के आधार। स्थिर अनुपात का नियम क्या कहता है कि किसी भी कंपाउंड में जो तत्व होते हैं वो भार के अनुसार निश्चित अनुपात में रहते हैं, चाहे स्रोत कोई भी हो। सोर्स यदि तालाब, मान लो जल का ले रहे हैं, तो जल में मैंने समुद्र का, तालाब का जल लिया, H2O लिया, कुएं का लिया, तालाब का लिया। इनमें जो H2O है, ऐसा नहीं कि यहाँ के रेशियो अलग हो गया, यहाँ का रेशियो अलग हो गया, यहाँ भी 1:8 के रेशियो में रहेंगे, यहाँ भी 1:8 के, यानी हर एक कंपाउंड अपने एक स्पेसिफिक रेशियो में रहता है, बेस्ड ऑन भार, मतलब वेट पे, वेट के हिसाब से देखना है। समझ में आ गया ये नियम? स्थिर अनुपात का नियम क्या है? समझ लो, बहुत आसान है। अनुपात स्थिर रहता है। किसका अनुपात स्थिर रहता है? भार का अनुपात स्थिर रहता है। किसी भी एक कंपाउंड में प्रत्येक तत्व के भार का अनुपात स्थिर रहता है। बस यही इसका नियम है, कुछ खास नहीं है। थर्ड वाला नियम, जैसे मैंने 2 नियम तो हो गए, हम थर्ड वाले नियम की बात कर लेते हैं। कौन सा नियम है अपने पास? गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम, गुणित अनुपात का नियम, अनुपात का नियम। ये नियम भी कुछ खास ज़्यादा कठिन नहीं है, बिल्कुल आसान नियम है। ये नियम क्या कहते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। गुणित अनुपात, थोड़ा सा आपको इसमें कन्फ्यूजन हो सकता है कि नाम से इसके बारे में इंफॉर्मेशन आपको थोड़ी कम कलेक्ट होगी, बट आपको इसको थोड़ा सा याद करना रहेगा। इसमें क्या होता है कि दो तत्व, जैसे हाइड्रोजन लिया मैंने, एक तत्व ऑक्सीजन ले लिया। इन्होंने दो कंपाउंड बनाए, 2 कंपाउंड H और O, यही होना चाहिए। एक कंपाउंड क्या होता है, मान लो जल होता है, जिसमें H है और O है। और एक कंपाउंड मैंने ले लिया जैसे H2O2 है, इसको कहते हैं जल, इसको कहते हैं हाइड्रोजन परऑक्साइड। दोनों जो हैं, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग हैं, पर दोनों का जो फॉर्मेशन हुआ है वो सेम एलिमेंट से हुआ है, सेम तत्व से हुआ है। समझ रहे हो ना आप? तो सेम तत्व से दो सेम तत्वों से 2 से अलग अलग अणुओं का निर्माण होता है ना, कंपाउंड का निर्माण होता है। तो उनमें जो तत्व का जो रेशियो होता है, उन दोनों के रेस्पेक्ट में तत्व का रेशियो होता है, भारों का रेशियो रहता है। ये भी भार से संबंधित है, याद रखियो ना। तो इनमें ये जो तत्व का रेशियो, भारों का रेशियो होता है, वो सरल होता है। इनमें जो भारों का रेशियो होता है ना, का रेशियो जो होता है वो सरल होता है, पूर्ण होता है। मतलब समझ रहे हो, पूर्ण होता है। ऐसा नहीं कि पॉइंट्स में वैल्यू आ रही, नहीं, सेम पूर्ण होता है। ठीक है, कैसे मैं दिखाता हूँ, देखो। इसमें ऑक्सीजन एक ऑक्सीजन है, कितना भार होगा भैया? 16 के अनुपात में रहेगा। इसका भार कितना होगा? 16 रहेगा। उसी हिसाब से इधर देखेंगे तो 16, और इसमें 2 मॉलिक्यूल है तो 32 भार होगा। दोनों का रेशियो निकालेंगे, 16:32, क्या आया? 1:2। तो क्या रेशियो सरल है? हाँ। तो यही कहता है गुणित अनुपात का नियम, और कुछ नहीं। भारों का जो रेशियो होता है तो सेम रहता है दोनों मॉलिक्यूल के अणुओं का। सेम एटम लेना है आपको, ऑक्सीजन ले रहे हैं तो इधर भी ऑक्सीजन, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो वैसे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल सेम है तो वैसे अनुपात सेम आएगा। तो समझ रहे हो ना? तो ये थे 3 नियम, बहुत आसान भाषा में मैंने समझाए हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड, कि आपको समझ में आए होंगे क्या होते हैं ये नियम। इनको यदि आपको समझ नहीं आए ना, तो एक बार इस वीडियो को वापस देख लेना, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझना इज मोस्ट इम्पोर्टेंट। परिभाषाएं रट के कुछ नहीं होगा। ये इनमें कन्फ्यूजन हो जाता है, बहुत बार कन्फ्यूजन हो जाता है, पर अब शायद इनमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। और यदि आप एक और रूल की बात कर रहे हो, छोटा सा मैं रिफाइन कर देता हूँ, 4th वाला रूल,
वो भी आता है बहुत बार, अवोगाद्रो का नियम। कौन सा नियम होता है? अवोगाद्रो रूल। ये रूल में क्या होता है, मान लो दो कंडीशन है, मैं जल्दी बताऊंगा इसको। एक ले लिया मैंने इधर, एक ले लिया बीकर इधर। एक बीकर में कोई एक मैंने कंडीशन ले ली कि इसमें जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है, इसमें टेम्परेचर है 100 डिग्री सेल्सियस, इसमें है एक एटमॉस्फेरिक दाब, ठीक है, एक एटीपी एटमॉस्फेरिक प्रेशर है ना, एटमॉस्फेरिक, और इसमें भी एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर है। तो दोनों दो बीकर, दो कंसेप्चुअली देखो कि दो बीकर ले रहे हैं, उनमें 100 डिग्री सेल्सियस ताप है और दोनों अलग अलग हैं, तो सेम तत्व का उनमें जो अणुओं की संख्या रहेंगी ना वो सेम रहेगी। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे होंगे। अब देखो कि इनमें जैसे मैंने कोई ले लिया, मैंने ऑक्सीजन ले लिया, इसमें नाइट्रोजन ले लिया, और इनका आयतन भी सेम होना चाहिए। आयतन दोनों का मान लो इसमें 10 लीटर आयतन O2 का ले लिया, 10 लीटर आयतन मैंने नाइट्रोजन का ले लिया, और उनकी जो मान लो सेम टेम्परेचर, सेम एटमॉस्फेरिक दाब पर सेम आयतन हो, तो उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, यानी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो अणुओं की संख्या होगी वो भी सेम होगी। ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल 100 हैं या 200 हैं, तो इधर भी ऑक्सीजन नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल 200 ही होंगे। कंसेप्चुअली क्या शर्त है कि टेम्परेचर, प्रेशर सेम होना चाहिए और दोनों गैसों का आयतन सेम होना चाहिए। आयतन सेम होगा, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, टेम्परेचर सेम होगा, तो फिर उनमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल यानी अणुओं की संख्या भी सेम होगी। ये अवोगाद्रो का नियम है, भी पूछ लिया जाता है, बहुत आसान है। आई होप यू अंडरस्टैंड। चारों नियम के बारे में मैंने डिफाइन किया है, समझ में आया होगा। समझ में नहीं आया तो एक बार और फिर से वीडियो देखिए, पर आपको मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है, बहुत आसान तरीके से। परिभाषा रटने की कोई बात नहीं, मैंने परिभाषा रटने जैसा कुछ नहीं कहा कि परिभाषा रटो, समझो। समझना इसमें कॉन्सेप्चुअली समझना इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट।